हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट के परीक्षा में जून 2013 में जो समाजशास्त्र का पेपर आया था, पेपर नंबर 2, उसको हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस हैं पहले ही नंबर पे, तो इसे चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से सुमेलित करना हमें, तो सांस्कृतिक पश्चाता, मिथ्या चेतना, समानता एवं संपर्क का नियम और वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण। तो इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, चलिए मैच करके देखते हैं। सांस्कृतिक पश्चाता की बात कौन करता है? तो वो करते हैं ऑगबन। ए का 2, मिथ्या चेतना की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1 किस में है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार समानता एवं संपर्क का नियम दिया था जे फ्रेजर ने, और वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण आप सभी जानते होंगे, ये है आर डेरेनडॉक का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था डैश से बनती है। ऑप्शंस हैं कर्ताओं एवं समूहों से बनती है, या फिर नियमों एवं विधियों से, या मूल्यों एवं मानदंडों से, या सभी से। तो बताना है कि एक संस्था का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नियमों एवं विधियों से एक संस्था का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉर्ज सिमेल का समूह का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी कि जॉर्ज सिमेल ने समूह का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एकल, द्विक तथा त्रिक समूह होते हैं। तो ये बताना है कि ये जो वर्गीकरण उन्होंने किया, इसका आधार क्या था। तो ऑप्शन है इसके शारीरिक समीपता, सदस्यता की प्रकृति, सामाजिक संबंध, या फिर समूह का आकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आकार के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया था। चलिए अगला देखते हैं। सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुगमता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक समूह, समाज, समुदाय, या फिर समिति। तो बताना है कि जीवन निर्वाह का एक क्षेत्र होता है तथा कुछ मात्रा में इनमें सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समुदाय। नेक्स्ट है, C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है। ऑप्शन है इसके जीवन वृत्त, समाज वृत्त, इतिहास, भूगोल, या फिर निर्जाति वर्णन। तो नीचे दिए गए कुछ विकल्प हैं, उसमें से सही कथन का चयन करना है। तो C.W. मिल्स के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, इसका आंसर बताना है आपको। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। जीवन वृत्त और समाज वृत्त की बात कौन करते हैं? तो उसकी बात करते हैं C.W. मिल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शंस हैं सर्वहाराकरण, बुर्जवाकरण, संस्कृतिकरण, या फिर आधुनिकीकरण। तो इसमें से किसे एक संदर्भ समूह के व्यवहार के रूप में नहीं माना जाता, उसका बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूहों का पुंज है? तो ऑप्शन है इसके क्लिक, फैक्शन, कॉक्स, या फिर गैंग, यूनियन, डकैत, मलिन बस्ती, ग्राम, या फिर गैर सरकारी संगठन, या पड़ोस, साथी समूह, या पंचायत। तो इसमें से बताना है कि अनौपचारिक समूह कौन सा है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लिक फैक्शन और कॉकस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करता है? ऑप्शंस हैं इमाइल दुर्खिम, टी पार्सन्स, आर के मर्टन और किंग्सले डेविस। तो ये जो कथन दिया गया है ये किसका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टॉलकाट पार्सन्स का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? इजी क्वेश्चन है। तो देखिए जो पेपर बनता है उसमें सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले इजी क्वेश्चंस होते हैं बीच में, उसके बाद होते हैं थोड़े से कठिन क्वेश्चन, और जो लास्ट में होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ही कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं वो। तो इस प्रकार तीनों तरह के मेल जोल से एक क्वेश्चन पेपर बनता है। तो इसमें बताना है कि पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद किसने किया है? तो मेलिनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इमाइल दुर्खिम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति, समूह, संस्था के आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं शक्ति, सत्ता, प्रभाव या फिर अधिकार। तो किसी व्यक्ति या समूह के, संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सत्ता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियोजन में वे लोग आते हैं जो में उच्चाधिकार पदों पर काबिज हैं। तो ऑप्शंस हैं बड़े व्यापार निगमों, बताना है इसमें कि कौन से लोग शक्ति अभियोजन में आते हैं। तो बड़े व्यापार निगमों के लोग, या फिर सेना, संघीय सरकार या फिर राज्य अधिकारी तंत्र के लोग। तो C.W. मिल्स ने किसे बताया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। बड़े व्यापार निगमों के लोग, सेना के लोग और संघीय सरकार के लोग, इन तीनों को शक्ति अभियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, के मार्क्स, आर डेरेंडॉर्फ या फिर आर कॉलिंस। तो किसने वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर डेरेंडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डेरेंडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? ऑप्शंस हैं पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरक समान वर्ग संरचना या फिर संघर्षों का विनियमन एवं संस्थाकरण। तो डेरेंडॉर्फ के अनुसार बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? ऑप्शंस हैं एस फ्रायड, C.H. कूले, H.M. जॉनसन या फिर G.H. मीड। तो मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी थी? इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी अवधारणा दी थी G.H. मीड ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। तो कथन है इसका, व्यक्तित्व प्रणाली सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है, और इसका कारण है सामाजिकरण कर्ता की सहायता समाज में भूमिका निभाने के लिए करता है। तो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से आपको उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार प्रस्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? तो सबसे पहले की पॉइंट तो यही है कि प्रस्थिति समूह आता है हमेशा क्वेश्चंस में, पेपर में आता है प्रस्थिति समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी मैक्स वेबर ने। और बताना है कि इसमें से प्रस्थिति समूह किसे परिलक्षित कर रहा है। तो व्यवसाय, शैक्षिक पृष्ठभूमि, जीवन शैली या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीवन शैली को प्रस्थिति समूह अभिलक्षित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी माना जाता है? ऑप्शंस है इमाइल दुर्खीम, जी सीमेल, टी बेबलन या फिर टी माल्थस। तो किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी माना जाता है? तो माना जाता है टी बेबलन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? ऑप्शंस हैं पुनरावृत्ति उद्विकास सिद्धांत, समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत या फिर प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप से वर्णित किया है? क्या रूप में? स्वनिर्भर निर्धारित रूप में किसने समाज को वर्णित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान चरों की योजना में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं हैं? तो बताना है कि पार्सन्स ने कुछ प्रतिमान चरों की बात की थी, तो इसमें से बताना है नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस में से किसकी बात किसको इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा लॉन्ग है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भावनात्मक बनाम भावात्मक तटस्थता, स्व बनाम टू स्व उन्मेष बनाम सामूहिक उन्मेष, 3 निर्दिष्टता बनाम सार्वभौमिकता, और फोर्थ नहीं है, 5th है गुण बनाम प्रदर्शन, और 6 है विसरण बनाम विशिष्टता। इनकी बात पार्सन्स करते हैं। पार्सन्स इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो कथन है इसका, समाज की प्रकार्यात्मक एकता इस बात का समर्थन करती है कि समस्त मानकीकृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्वास और व्यवहार समग्र समाज के लिए तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं। इसका कारण बताया गया है, उपर्युक्त मानकीकृत मदें कार्यकारी समष्टि के अपरिहार्य भाग हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? ऑप्शंस हैं जेफ्री अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन या फिर जे हैबरमास। तो सामाजिक परिघटना में प्रकार्यात्मक उपागम को किसने नहीं अपनाया है? तो किसने नहीं अपनाया है? तो वो हैं जे हैबरमास। बाकी ये तीनों जो हैं इन्होंने प्रकार्यात्मक उपागम की बात की है।
नियो फंक्शनलिस्ट है जेफरी अलेक्जेंडर। बाकी किंग्सले डेविस सामाजिक परिवर्तन के प्रकारात्मक सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत से संबंधित है, और आर के मर्टन भी प्रकार्यात्मक उपागम से हैं। नेक्स्ट है, यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण हैं? ऑप्शन है मैक्स वेबर, के मार्क्स, आर कॉलिंस या फिर आर डेरेंडॉर्फ। तो बताना है कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण है, यह किसने बताया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेरेंडॉर्फ ने प्राधिकार संबंध को सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को मुख्य प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? इम्पॉर्टेंट है, और परिस्थिति और भूमिका से रिलेटेड भी नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, डब्ल्यू.ई. मूर या फिर एच.एम. जॉनसन। तो किसने परिस्थिति को इन 3 भागों में बांटा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर के मर्टन। अगला क्वेश्चन है, जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? ऑप्शंस हैं अवलोकन तथा प्रयोग, मानव पर समान प्रभाव, अज्ञात की ओर उन्मुख होना या फिर अलौकिक की ओर उन्मुख होना। तो जादू, धर्म तथा विज्ञान में समानताएं क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अज्ञात की ओर उन्मुख होना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन के द्वंद्वात्मक उपागम का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस हैं एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, आंद्रे बेत्ते या फिर वाई.बी. दामले। तो बताना है कि भारतीय समाज में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किसने किया है? तो आप सबको पता होगा, ये द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग करने वाले हैं डी.पी. मुखर्जी। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध से रिलेटेड है। शोध में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली या फिर सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन है? ऑप्शंस हैं मौलिक शोध, विवरणात्मक शोध, अनुभविक शोध या फिर व्याख्यात्मक शोध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विवरणात्मक शोध। चलिए अगला देखते हैं, एक विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता एक समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है, जो कि 753 है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रतिदर्श आकार, प्रतिदर्श अनुपात, प्रतिदर्श तत्व या फिर स्वउद्देश्य प्रतिदर्श। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रतिदर्श अनुपात कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शंस हैं साक्षात्कार, अवलोकन, केस अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? एक गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों का संग्रह करने के लिए तो किया जाता है उसका अवलोकन किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? ऑप्शंस हैं प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर पूंजी श्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो बताना है कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है?
अंतःक्रिया अनुष्ठान। ऑप्शंस हैं आर कॉलिंस, एल कोजर, इमाइल दुर्खीम या फिर एच ब्लूमर। तो किसने अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेंडॉल्फ कॉलिंस ने अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि असमानता की मौजूदा प्रणाली में वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है? ऑप्शंस हैं आर डेरेंडॉर्फ, लुइस कोजर, आर कॉलिंस या फिर जे हैबरमास। तो किसने असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल कोजर। अगला क्वेश्चन है, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शंस हैं पथ विश्लेषण, आंकड़ा विश्लेषण, स्वरूप विश्लेषण या फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे पेपर कभी भी बने, किसी भी टाइम का पेपर हो, नेट के पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्वस्तु विश्लेषण या फिर इसे कंटेंट एनालिसिस भी कहते हैं। और कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सांख्यिकी विश्लेषण, अंतःवस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण या फिर तुलनात्मक विश्लेषण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंटेंट एनालिसिस या अंतःवस्तु विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं अव्यवहारिक वे परिस्थितियां जिसमें अवलोकन की एकल विधि बारंबार एक ही मापन उत्पन्न करती है। द्वंद्वात्मक दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन, कालक्रमिक लंबे समय तक अवलोकन का स्थायित्व या फिर एककालिक यानी कि समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता। तो किसका कौन है जो विश्वसनीयता का प्रकार नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक जो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन यह विश्वसनीयता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है? ऑप्शंस हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। तो इजी क्वेश्चन है और केंद्रीय प्रवृत्ति से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मानक विचलन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा ही नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त, प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। लंबा है ये थोड़ा सा कथन। यह जो कथन है या वक्तव्य है यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर या फिर रॉल्फ डेरेंडॉर्फ। किसने बताया है कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं? तो यही एक की पॉइंट है, समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, सरल अर्थ में चिंतन अभी अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह किसका कथन है? एल अल्थ्यूजर, एच ब्लूमर, पी ब्लाउ या फिर जी एच मीड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जी एच मीड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शंस हैं लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना,
स्वैच्छिक सदस्यता या फिर आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो कौन एक समिति का लक्षण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। नेक्स्ट है, सामाजिक भूमिका की प्रकृति पर दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि सामाजिक भूमिका से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? यह एक प्रत्याशा का एक सेट है। दूसरे व्यक्ति को संदर्भित किए बिना एक व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करना असंभव है। इसके अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों की श्रेणी सम्मिलित है, या फिर परिस्थिति के साथ इसकी कोई संबद्धता नहीं है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है सही। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परिस्थिति के साथ इसकी कोई संबद्धता नहीं है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, कोजर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का विवाद प्रणाली के लिए प्रकार्यात्मक नहीं हो सकता? ऑप्शंस हैं केंद्रीय मूल्य पर विवाद, सुस्पष्ट यथार्थवादी मूल्यों पर विवाद, छोटे छोटे मुद्दों पर बारंबार विवाद, या फिर अल्प तीव्रता वाला पुनरावर्ती विवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। कोजर ने कौन सा बताया कि कौन सा प्रकार्यात्मक नहीं हो सकता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केंद्रीय मूल्य पर विवाद। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ऑप्शंस है नामिक, क्रम सूचक, अंतर, या फिर अनुपात। तो किसमें बताना है कि वास्तविक शून्य उद्गम होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शंस हैं M.S.A. राव, G.S. घुरिये, A.M. श्रीनिवास, या फिर योगेंद्र सिंह। तो संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, M.N. श्रीनिवास के ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी उसकी तुलना संदर्भ समूह से की जाती है। अगला है, संरचनात्मक दृष्टता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं टॉलकट पार्सन्स, R.K. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, या फिर S.F. नाडेल। तो संरचनात्मक दृष्टता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो वह की थी R.K. मर्टन ने, संरचनात्मक दृश्यता। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने ये जो पेपर था प्रीवियस ईयर का, इसको हमने पूरा कर लिया कंप्लीट। इसका अब थर्ड पेपर, ये सेकंड पेपर था, अब इसका थर्ड पेपर आएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।